गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? कृषि पर्यवेक्षक है ना? अच्छी बात है। कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे तुम लोग? बन जाओगे बिल्कुल। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग पढ़ रहे थे और हमने कल प्रश्न पूछ लिया तुमसे, तो तुम्हारा भी मन थोड़ा ठीक हो गया। बीच बीच में पूछता रहूंगा, कभी भी पूछ लूंगा, मेरा मन होगा। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो ना? ठीक पढ़ रहे हो, संतुष्ट हूं मैं, लेकिन तुम खुद संतुष्ट होने चाहिए उस बात से, ठीक है? तभी बात बनेगी। हम ट्रेनिंग पढ़ रहे थे। ट्रेनिंग की 3 विधियां हैं: सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये ट्रेनिंग की विधियां पढ़ रहे थे बेटा। इसी प्रकार से हमने और भी चीजें पढ़ी थी। अंगूर में ट्रेनिंग बोलो: हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, बावर सिस्टम। सबसे अच्छा कौन सा है? बावर सिस्टम। प्रोपिंग किसमें करते हैं? केलन। स्टेकिंग किसमें करते हैं? अच्छा, और मल्टी स्टेम सिस्टम किसमें है? सोयाबीन में। अरे अनार में, सीताफल में और अंजीर में। इसके अलावा कॉर्डोन सिस्टम और स्पेलियर सिस्टम किसमें था? एप्पल वगैरह। एक और होता है जिसको पता है क्या कहते हैं? नहीं, उसको कहते हैं टू आर्म निफिन सिस्टम। क्या कहते हैं? एक होता है टू आर्म निफिन सिस्टम। हाँ, मतलब 2 ही शाखाएं उसके जनरली रखी जाती हैं, और ये फेमस है कीवी फ्रूट। किसमें? तो कीवी फ्रूट की बेल आती है। तो जो कीवी फ्रूट होता है, बताओ कीवी फ्रूट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताया था ना ये? बोलो, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। कीवी फ्रूट का नाम होता है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। क्या है? एक्टिनिडेसी कुल है। क्या है ये? कीवी फ्रूट है। तो कीवी फ्रूट के अंदर जैसे ये इसकी बेल है, तो एक इधर रखते हैं शाखा और एक इधर रखते हैं। इसको बोलते हैं टू आर्म निफिन सिस्टम। क्या कहते हैं गाइस? गुड। तो इस प्रकार से आपको, ये तो ट्रेनिंग की बात रही। अब हम बात करते हैं प्रूनिंग की। किसकी बात करते हैं? प्रूनिंग हम लोगों ने वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर लिया था पहले। नहीं, प्रूनिंग की स्पेलिंग तो तुमको आती भी नहीं। ऐसे है प्रूनिंग। क्या है गाइस? प्रूनिंग जो होती है, ये प्रूनिंग का मतलब होता है अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए पौधे की काट छांट करना। यही प्रूनिंग होती है। शाबाश। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसकी 2 विधियां हैं। कितनी है? अगर आपको कोई बोले कि भाई इसकी कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं गाइस। एक विधि तो प्रूनिंग की है जिसको कहते हैं थिनिंग आउट। क्या कहते हैं? मैं अंग्रेजी में लिखा हूं, डरना मत, ठीक है ना? ऐसे, क्योंकि ये फेमस शब्द है इसके लिए। एक तो है थिनिंग आउट और एक इसमें है हेडिंग बैक। क्या है गाइस? हम इसी को हिंदी में लिख लेंगे। इसको हेडिंग बैक को हेडिंग बैक कर देना। जैसे कोई शब्द है, हिंदी अंग्रेजी, वो तो अंग्रेजी वाली तो तुम्हें आती है। जैसे कोई शब्द लिखा है मैंने, जैसे मैंने इसको लिख दिया थिनिंग, थिनिंग आउट। क्या लिखा है यहाँ पर? थिनिंग आउट। ये है हिंदी। अरे इसको अंग्रेजी वो थिनिंग आउट। क्या है ये? वो नहीं करता क्या? थिनिंग आउट। ये अंग्रेजी, ये हिंदी। भाई फर्क कुछ भी नहीं है, समझ लो। तो वही फर्क है भाई। इसको हिंदी में लिख दिया तो हिंदी में हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो थिनिंग आउट एंड हेडिंग बैक, 2 ही विधियां इसकी मुख्य रूप से है। इनका मतलब समझते हैं। चलो, कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी पौधा है, इस पौधे के ऊपर खूब सारी शाखाएं आती है, हमेशा आती है पौधे के ऊपर, इस तरह का। अब आप जब भी ट्रेनिंग करो चाहे प्रूनिंग करो, ट्रेनिंग को चलो मैंने पीछे छोड़ दिया, अभी प्रूनिंग की बात कर लेते खाली। प्रूनिंग करोगे तो पौधे को काटोगे तो सही। प्रूनिंग करते तो पौधे काट छाट करें। अगर पौधे की या किसी शाखा की शीर्ष शाखा को काट रहे हैं, मतलब पौधे के या तो किसी शीर्ष भाग को काट रहे हैं या किसी शाखा के शीर्ष भाग को काट रहे हैं। शीर्ष को हम वैसे हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शीर्ष शाखाओं को काटना क्या कहलाता है? हेडिंग बैक। और पूरी शाखा को ही निपटा दिया, ये लो, पूरी शाखा को काटने को हम क्या बोलते हैं? थिनिंग आउट। तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई सेलेक्टिव, मतलब चयन करके, 4 शाखाएं, एक शाखा का चयन करके उसको काट दें। तो चयनात्मक रूप से पौधे की पूर्ण रूप से हम लोग शाखा को काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थिनिंग आउट। मतलब सिलेक्टिव एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रांच। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको?
सेलेक्टिव एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रांच, डबल में प्रश्न है, थिनिंग आउट नहीं है तो खाली थिनिंग आ सकता है। मेरी बात को समझे? ये मैं लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि पौधे के शीर्ष भाग को या शीर्ष शाखाओं को काटना, हेडिंग बैक, पूरी शाखा को काटना, थिनिंग आउट। ये दो विधियां हैं इसकी मेन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब कुछ उदाहरण क्या है गाइस, अब कुछ इसके एग्जाम्पल के बात कर रहे हैं कौन कौन से पौधों में फेमस है प्रूनिंग। ठीक है, एक प्रूनिंग होती है उसको कहते हैं हेवी प्रूनिंग। क्या कहते हैं? हेवी प्रूनिंग। हेवी प्रूनिंग का मतलब होता है कठोर प्रूनिंग। क्या कह सकते हो इसको आप? हालांकि कठोर वगैरह कोई शब्द आता नहीं है, कठोर प्रूनिंग या हेवी प्रूनिंग मतलब पौधे की जरूरत ज्यादा ही काट छांट करना। हेवी का मतलब बहुत ज्यादा काट छांट करना, पौधे को बिल्कुल निपटा देना। हेवी का मतलब क्या है? पौधे को पूरा निपटा देना। ये जैसे कि की जाती है फालसा। किसमें की जाती है? फालसा में पौधे को बहुत काटा जाता है। ये दिसंबर महीने में करते हैं। कब करते हैं बेटा? दिसंबर महीने में फालसे में फेमस। एक है बेर में। किसमें? बेर में भी हेवी प्रूनिंग की जाती है अप्रैल मई महीने में। कौन से महीने में? अप्रैल मई। तो अप्रैल मई के अंदर पौधे की पूरी जो है, बेर के तुमने कई सारे बगीचे अगर देखे हो तो तुम्हें पता चला होगा कि जैसे ये बेर का पौधा है, ठीक है, इस बेर के पौधे को जो है पूरा काट देते हैं ऐसे, इसको पूरा ही निपटा देते हैं। थोड़ा ये तो पूरा ही निपट गया जरूरत से ज्यादा निपट गया तो इसको पूरा का मतलब ये होता है, नहीं पहले कुछ आया तो था, ये लो इतना सा ठूंठ रख दिया खाली। अब यहाँ से वापस फूटेगा और उसके ऊपर आपके क्या होंगे? फिर खूब सारे फल लगेंगे, वापस फुटान होगी नई नई। बेर की खासियत है कि बेर में हमेशा फलन नई शाखाओं पे होता है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? अप्रैल मई। दोनों में से एक ही महीना दे रखा हो ऑप्शन का, तो कब करोगे? मई महीने को ज्यादा अपने को प्राथमिकता देनी रहती है। शाबाश। अब एक तो हेवी प्रूनिंग हो गई, दूसरी प्रूनिंग होती है जड़ों की काट छांट करना, रूट प्रूनिंग। क्या होती है गाइस? रूट प्रूनिंग किसमें की जाती है बताओ? नींबू वर्गीय फलों में। किसमें करते हैं? सिट्रस में की जाती है, जनरली दिसंबर जनवरी महीने में। कब करते हैं गाइस? तो ये इस प्रकार से आपको जो है थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी। क्या तुमको पता रहेगी ये बातें? सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपरवाइजर 2024 यूनिवर्सिटी के पेपर में, कि जड़ों की काट छांट किसमें फेमस है? सिट्रस के अंदर फेमस है। ऐसा अपने को ध्यान रखना। एक प्रूनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं लीफ प्रूनिंग। क्या कहते हैं गाइस? पत्तियों की काट छांट करने को क्या कहते हैं अपन? जिसमें पत्तियों की संख्या को बहुत अच्छे खासे तरीके से कम कर देते हैं। ये खजूर में करते हैं। किसमें करते हैं? खजूर के अंदर ये की जाती है और ये जून महीने में की जाती है। कब करते हैं? ये अपने को थोड़ा, खजूर के अंदर क्या पत्तियां बहुत आती है, खजूर में एंड पत्तियां आती है, तो उसमें क्या जैसे ही फिर फ्रूटिंग होती है, जैसे खजूर में, भाई खजूर में शाखाएं तो है नहीं जो शाखाओं को काट लो। खजूर में शाखा आती है क्या? खजूर में तो पत्ती आती है, तो अनशन पत्तियां आती है। अब इसमें जो है बंच निकलता है, जैसे ये अंगूर के, एक खजूर के गुच्छे निकल रहे हैं, तो वो पत्तियां इतनी रहती है कि निकल ही नहीं पाता गुच्छा। तो इसलिए क्या है कि पत्तियों को हम क्या करते हैं? हटाते हैं। कितनी पत्तियां रखते हैं हम लोग? जो है 75 से 100 पत्तियां रखते हैं, बाकी सबको काट देते हैं। कोई पूछे भी उपयुक्त पत्तियां कितनी रखी जाती है, तो 75 से 100 पत्तियां रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं अपन? काट देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लीफ प्रूनिंग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब अंगूर की बात करेंगे। किसकी करेंगे? अब अंगूर की बात करने जा रहे हैं, विशेषकर अंगूर। अब हम बात कर रहे हैं गाइस अंगूर। ठीक है, अंगूर के अंदर, अंगूर की खेती एक तो उत्तर भारत में फेमस है और एक दक्षिण भारत में, एक तो उत्तर में और एक दक्षिण में। अंगूर की खेती एक तो फेमस है उत्तर भारत में, बहुत कम होती है उत्तर भारत में अंगूर की खेती, दक्षिण भारत में ही ज्यादा होती है। तो अंगूर की खेती एक तो है उत्तर भारत और एक क्या है गाइस? दक्षिण भारत। उत्तर भारत में अंगूर के पौधे की प्रकृति पतझड़ी होती है। कैसी होती है? पत्तियां झड़ती हैं और तब उसमें जो है हम काट छांट करते हैं। तो उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में काट छांट की जाती है। कब की जाती है? तो अंगूर की खास भी है, बोलो अंगूर में उत्तर भारत में बज गया डीजे। उत्तर भारत में बज गया, अंगूर को छोड़ो ऐसे याद रखो, क्योंकि अंगूर में खास है। अंगूर में प्रश्न आएगा कि अंगूर में उत्तर भारत में कब की जाती है, तो डीजे बज गया, मतलब क्या हो गया? दिसंबर जनवरी। दक्षिण भारत में 2 बार की जाती है, एक तो ए और एक ओ।
आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, जैसे एओ क्या बनना चाहते हैं, तो एक बार तो की जाती है अप्रैल में, कब करते हैं, और एक की जाती है अक्टूबर में, अप्रैल में और अक्टूबर में। प्रश्न यहीं तक काम हो गया, अब आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा सारी। अंगूर में दक्षिण भारत में प्रूनिंग कब करते हैं, अप्रैल अक्टूबर। ऑप्शन आया अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, ए और बी दोनों। हाँ, ये क्वेश्चन अभी 2 बार आ गया, ठीक है। ये एक तो पीजी के पेपर में आ गया, एक टीए के एग्जाम में आ गया, भाई ये कब करते हैं, तो ये आपको दोनों ही बातें याद रखनी, और इनके नाम सहित याद रखनी हो। तो इसमें की जाती है बैकवर्ड प्रूनिंग। क्या करते हैं गाइस, बोलो बैकवर्ड प्रूनिंग। बैकवर्ड का मतलब होता है कि एक तरीके से पुरानी पुरानी मतलब पीछे वाली शाखाओं को हटाना, जिसको हम लोग फाउंडेशन प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम, फाउंडेशन प्रूनिंग। अब फाउंडेशन प्रूनिंग से क्या समझते हैं हम लोग, पीछे वाली शाखाओं को काटते हैं, अभी बता रहा हूं। और इसका मतलब होता है फॉरवर्ड प्रूनिंग। क्या होता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग, या इसको कहते हैं फ्रूट प्रूनिंग। क्या कहते हैं गाइस, तो 2 बार हम लोग इसके अंदर करते हैं प्रूनिंग। दक्षिण भारत में अंगूर में 2 बार प्रूनिंग की जाती है, एक तो अप्रैल में, एक अक्टूबर में। अप्रैल में की जाने वाली को हम लोग कहते हैं बैकवर्ड प्रूनिंग। क्या कहते हैं, तो याद रखना हो तो ए बी, ए बी कैसे याद रखोगे, ए बी, अप्रैल में बैकवर्ड, अप्रैल में बैकवर्ड। अंगूर के अंदर जैसे ये पौधा है, अंगूर के अंदर ये प्राथमिक शाखा है, ये द्वितीयक शाखा है। अब इसके ऊपर शूट निकलते हैं जिनको हम कैन कहते हैं। अब इसके ऊपर माना कि 10 शाखाएं आ रही है, तो 10 को हम रख नहीं सकते, 10 शाखाओं को थोड़ी रखेंगे, जगह ही नहीं होती। तो हम क्या करें, जगह है भी सही तो नहीं रखेंगे, अगर अपने को अच्छा फलन चाहिए तो कम। तो ये एक तरीके से आधार तैयार कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, आधार और फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। इसको इन शाखाओं में जो 10 शाखाएं आ रही थी उनमें से 5 ही रखी खाली, तो ये बैकवर्ड प्रूनिंग होगी। इसके ऊपर जो भी कलिकाएं आएंगी, जहां पे फल लगेंगे, उनको भी अपने को आवश्यकता अनुसार रखना। अब जिसके ऊपर मान लो ये इस पे खूब सारी कलिकाएं अब आने वाली, छोट 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 जो है कलिकाएं अब आने, तो उनमें भी ज्यादा भीड़ नहीं हो, और उसमें जो हल्के 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 हम काट छाट करते रहते हैं। तो आगे वाली प्रूनिंग को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड प्रूनिंग, और पीछे वाले को बैकवर्ड प्रूनिंग। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में कितनी बार करते हैं, एक क्या कब करते हैं, दक्षिण भारत में कितनी बार, कब कब, एओ याद रह जाए। क्या कोई खास बात थी, हेवी प्रूनिंग यानी बहुत ज्यादा प्रूनिंग, फालसा में दिसंबर में, बेर में अप्रैल मई में। जड़ों की काट छांट करना सिट्रस में, और पत्तियों की काट छांट करना खजूर में। क्या कोई खास बात थी। अब थोड़ी सी हम महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, कुछ प्रूनिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है। इस शब्दावली के अंदर कुछ खास खास शब्द हैं जो कि आप सभी को ध्यान रखने चाहिए। क्या तुमको ध्यान रहेंगे गाइस, देखते हैं क्या होता है इधर। सबसे पहला शब्द आपको जो ध्यान रखना है वो है बेंडिंग। क्या है गाइस, बेंडिंग का मतलब होता है शाखा को झुकाना। क्या मतलब होता है, इसको बंकन कहते हैं। क्या कहते हैं, शाखा झुकाना, शाखा को झुकाना। तो शाखा को हम लोग नीचे की साइड में झुका देते हैं साथियों। ये क्रिया अमरूद में फेमस है। इसमें फेमस है, यहीं पे याद रखो भी, बेंडिंग फेमस है अमरूद के अंदर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, शाखा को झुकाना। अमरूद के अंदर करते क्या है गाइस, ये जो पौधा है इसकी शाखा को हम कई बार झुका देते हैं। इसके झुकाने के पीछे कारण है कि जो, चलो बताओ कि पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन से भागों में बनता है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों में कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, पत्तियों में। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता नहीं होता। तो इसीलिए तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का ही तो नतीजा। तो पौधे में भोजन किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है, और पत्तियों में बनता है, फिर पौधे के अंदर फ्लोएम के माध्यम से चला जाता है। हम शाखा को जो है नीचे झुका के यही खूंटी गाड़ के जो है हम कई बार यहाँ गाड़ देते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे आगे वाले भाग में इकट्ठा हो जाता है थोड़ी ज्यादा मात्रा में। उससे क्या होता है, फलन जल्दी होता है। पौधे में अधिक फलन के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए, अगर आपको बम्पर पैदावार चाहिए प्लांट के अंदर, तो आपको पौधे के अग्रिम भागों में किसके इकट्ठा करने के उपाय करने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कहां से बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण से बन रहा है। तो हमने क्या, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ इकट्ठा कर दिया। तो बेंडिंग का मुख्य उद्देश्य है पुष्पन व फलन बढ़ाना। क्या है ये, पुष्पन व
फलन बढ़ाना या कई बार अगेती फसल लेना भी हो सकता है, लेकिन ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाना। तो ये रहा शाखा को झुकाना, किसमें फेमस है? अमरूद। दूसरी क्रिया होती है गाइस रिंगिंग। क्या नाम है? इसको कह दो रिंगिंग या गर्डलिंग। रिंगिंग या इसको वलयकरण कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? ज्यादा कोई खास नहीं है हिंदी, आप अंग्रेजी के शब्द ही ध्यान रखें। अब इसमें क्या होता है? ये फेमस है अंगूर। इसमें है, कई बार आम में भी करते हैं। जैसे ये अंगूर की कोई भी शाखा है, हमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। हमने ये अंगूर की शाखा थी, ये अंगूर की शाखा के अंदर क्या होता है? ये आगे, ये पत्तियां तो आगे ही आती रह, भाई पत्तियां आगे, तो कार्बोहाइड्रेट किधर बनता है? आगे ही बनता है। और कार्बोहाइड्रेट फ्लोएम के माध्यम से, पौधे के पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसके बाद में वो पौधे के पूरे भाग के अंदर चला जाता है, फ्लोएम से जाता है। कैसे जाता है? जल जाइलम से जाता है, फूड फ्लोएम से जाता है। तो फ्लोएम को ही हम लोग काट देंगे। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? यहां से हम हल्की सी छाल को उतार देंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से आपने ऊपर से रिंग को हटा दिया फटाफट से। जो छाल को हम उठाते हैं उसमें फ्लोएम कट जाता है। तो फ्लोएम को हम लोग लगभग 3 सेंटीमीटर जो है लंबाई में यहाँ छाल को हटा दें। छाल को हटाना, रिंगिंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे छाल को हटाना। 3 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर छाल हटाना, इसको हमने बोला रिंगिंग। तो फ्लोएम से कार्बोहाइड्रेट इधर जा ही नहीं रहा, इधर इकट्ठा हो गया। यहीं इकट्ठा हो गया तो फलन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसका उद्देश्य भी सेम टू सेम क्या है? पुष्पन और फलन को बढ़ाना। तो ये भी हम लोग पुष्पन और फलन को बढ़ाने के लिए करते हैं। यही खास बातें थी दो। ये दो एग्जाम के अंदर आएंगे, तुम्हारे याद रह जाएगा कि पूछेंगे बेंडिंग किसमें करते हैं? अमरूद। रिंगिंग गर्डलिंग किसमें करते हैं? अमरूद। ये याद रखना। अब एक पॉइंट और आप लोग याद रख लो, जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? स्मजिंग। क्या है? स्मजिंग का मतलब धुआं करना। स्मजिंग का मतलब क्या होता है गाइस? धुआं करना। धुआं करना, हम बोलेंगे धुआं करते हैं। धुआं करने से भी क्या फ्रूटिंग को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है? ये आम के अंदर करते हैं। किसमें करते हैं? आम के अंदर। ये फिलीपींस में फेमस है। कौन से देश में? नाम सुनो, फिलीपींस है। क्या बात कर रहा हो? मनीला कैपिटल है क्या? कौन बोल रहा है? क्या बात कर रहा हो? हाँ भाई, होशियार हो गए तुम तो। जाके आए थे सही में? फोटो देखी थी। मनीला में भीड़ बहुत है भाई। फिलीपींस कौन से महाद्वीप में स्थित है ये बता? 7 महाद्वीप। 7 है। 7 महाद्वीप में से कौन से महाद्वीप में स्थित है फिलीपींस? यूरोप में है ना? शाबाश। यूरोप वाले कितने हाथ खड़े करो एक बार। एशिया वाले कितने हाथ खड़े करो? एक एशिया वाला। और बाकी तुक्का लग, क्या फर्क पड़ता है? एशिया में हाथ खड़े, ये लो। गलत हो गया, हो गया। सीखेंगे तो सही। एशिया में किधर है? एशिया में ही है। तो मनीला को रटो मत, नक्शा याद करो धरती का, वर्ल्ड का मैप याद करो। धरती खत्म हो, ये एशिया है। क्या है ये? ये भारत है। ये भारत है। क्या है भाई? म्यांमार, नीचे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। वियतनाम के बाद में समंदर है। समंदर के उस पार क्या है? फिलीपींस। पानी के अंदर है, जापान के नीचे। जापान के नीचे क्या है? फिलीपींस। ठीक है। फिलीपींस में मनीला। मनीला में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, भीड़ बहुत है मनीला के अंदर। जैसे राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी है 200 लोग। कितने हैं? 200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान की जनसंख्या घनत्व। वहां पे है 30,000। कितनी? 30,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। कहां पर? मनीला। उन तो दिल्ली के अंदर भी है 10,000 वगैरह, 10,000 13,000, कोई नई बात नहीं। अपने तो पूरा राजस्थान की बात। उत्तर प्रदेश की 800, उत्तर प्रदेश के 800 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। इसका उद्देश्य भी क्या है गाइस? इसका उद्देश्य भी पुष्पन और फलन को बढ़ाना। अभी एक क्वेश्चन आया प्री पीजी के अंदर हॉर्टिकल्चर में। प्री पीजी हॉर्टिकल्चर में प्रश्न आया कि स्मजिंग का क्या उद्देश्य है? फ्लावरिंग को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है? पुष्पन को बढ़ाना। इसका मतलब पुष्पन फलन बढ़ाना, इसका मतलब भी पुष्पन और फलन को बढ़ाना। अब ये मेन शब्द 3 थे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा शब्द आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक शब्द है गाइस स्कर्टिंग। क्या है? एक स्कर्टिंग शब्द है। ये आम के अंदर की जाती है, जहां पर नीचे लटकती हुई शाखाओं को हटाएं। इसमें क्या करते हैं? आम के अंदर जो लो हैंगिंग शूट्स होते हैं,
लटकती हुई, जो नीचे की तरफ लटकती हुई शाखाएं होती हैं उनको हटाने को क्या बोलते हैं अपन? स्कर्टिंग। में आगे आपको जो है यहाँ पर लाइन लिखा दूंगा। एक और इसमें भीड़ भाड़ वाली शाखाएं हो जाती हैं आम में, उसे हटाने को डी हॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग भी आम में करते हैं। किसमें करते हैं? आम में। ओवर क्राउडिंग जो शाखा है, भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाने को क्या कहते हैं हम? डी हॉर्निंग। दो शब्द जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है? ठीक है ना? हाँ बच्चों, आप सर हमें तो फिलीपींस का नाम याद है, वही बड़ी बात है, पर आप तो उसके महाद्वीप का नाम पूछ रहे हैं। महाद्वीप इजी है, कोई भी जगह याद, जैसे प्रश्न कैसे आते हैं जैसे ज्यादातर परीक्षा, जैसे मान लो सुपरवाइजर में 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से 5 प्रश्न पता है कैसे आएंगे? जैसे अपने यहाँ कोचिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट एंड बहुत सारे टीचर, ठीक है? अब माना कि मेरा नाम आ गया कि सोनू सर क्या पढ़ाते हैं, ऑप्शन। अब मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑप्शन कैसे आएगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान। तो क्या करोगे? कृषि विज्ञान करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, सही नहीं है? तो इतने सरल सरल क्वेश्चन आएंगे 5-7, तो जो कि आप लोगों को करने पड़ेंगे। दो शब्द और याद रखना, एक तो है नोचिंग। क्या है बेटा? नोचिंग। और एक है, अरे यार नोचिंग मैंने गलत लिखा है तुमको क्या बता रहे बोलो नोचिंग। इस बार सही लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं। एक होता निकिंग। क्या है? निकिल नहीं, निकिंग। क्या है? नोचिंग और निकिंग। अब ये कितना सरल तरीके से याद, दोनों अंजीर में करते हैं। किसमें करते हैं? ये भी अंजीर में करते हैं और ये भी अंजीर में करते हैं। इन दोनों का मतलब बहुत साफ है। देखो, एक तो रही ये पौधा है, मान लो इस पौधे के ऊपर कोई भी ये शाखा है, और एक ये वही पौधा है, उसके ऊपर भी वापस क्या है? ये दो यहाँ पर शाखाएं हमें दे रखी। नोचिंग का मतलब होता है कि शाखा के ऊपर की साइड छोटा सा हम लोग ये टुकड़ा निकाल देते हैं यहाँ से लकड़ी का। यहाँ से क्या करेंगे? हल्का सा चिप निकाल देंगे पूरी। इस चिप से क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट आता है ऊपर से, तो कार्बोहाइड्रेट शाखा को मिलता है ना, तो फलन अच्छा होता है। लेकिन हम इसको हटा देंगे तो फिर पोषक तत्व और पानी तो यहाँ से खूब आएगा, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा। तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है शाखा की। क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है शाखा की वानस्पतिक वृद्धि, शाखा की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। तो यह है वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए। अब इनमें ऊपर नीचे याद रख लेंगे। इसको निकिंग को आप ऐसे याद रख लो, नीचे। निकिंग यानी नीचे। निकिंग का मतलब क्या याद रखोगे? नीचे। तो शाखा के हम लोग नीचे की साइड में हम यहाँ से चिप निकालेंगे। क्या करेंगे? नीचे से चिप को निकाल दिया। अब जो ऊपर से कार्बोहाइड्रेट आ रहा था वो सारा किसको मिल रहा है? अब इस शाखा को मिल रहा है। तो इसका उद्देश्य है पुष्पन फलन को बढ़ाना। तो इससे तो होता है पुष्पन और फलन बढ़ता है, पुष्पन फलन बढ़ता है, जबकि उससे क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है। तो नोचिंग का मतलब हुआ ऊपर और निकिंग का मतलब शाखा के नीचे। दोनों ही किसमें करते हैं अपन? क्या हमने कुछ पढ़ा? लिखो फटाफट। ट्रेनिंग में लाइन लिखनी है, 2 आर्म निपिंग सिस्टम। ये ट्रेनिंग पढ़ रहे थे, उसमें एक लास्ट पॉइंट लिखो, फिर प्रूनिंग लिखना। कल आपने जो ट्रेनिंग की विधियां लिखी थी उसमें आगे लिखो। इसमें 2 आर्म निपिंग सिस्टम किसमें फेमस है? कीवी फ्रूट में। ये ऐसे 2 शाखाएं रखते हैं अपन। हाँ, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना था। 2 आर्म निपिंग सिस्टम। हिंदी इंग्लिश वाली तो बात दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि वो खाली तुम्हारा डर मात्र है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। और मैं बता दूंगा, हर चीज को समझाऊंगा, फिर क्या है की टेंशन। इसका कोई हिंदी में नाम है ही नहीं। इसको मैं अगर 2 आर्म लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा 2 आर्म निपिंग सिस्टम, तो वो हिंदी थोड़ी हुई। तो थोड़ा बहुत तो सीखोगे ना, नहीं तो सीखने के लिए आए हो तो ऐसे ही रहोगे। कीवी फ्रूट में करते हैं 2 आर्म निपिंग सिस्टम, ठीक है? गुड। उसके बाद में लिखो प्रूनिंग। उसके बाद में लिखो प्रूनिंग।
ओके बेटा, ये तो वैज्ञानिक नाम लिखा है ऐसे कीवी फ्रूट का, एक्टिनिडिया डेलिशियस। अब आपको लिखना प्रूनिंग, और प्रूनिंग की विधियां हैं दो। प्रूनिंग की विधियां हैं दो, थिनिंग आउट एंड हेडिंग बैक। दोनों में एक एक लाइन लिखा रहा हूं, थिनिंग आउट और हेडिंग बैक। अगर आपको अंग्रेजी नहीं लिखनी है और तो कोई बात नहीं, ये वाला लिख लेना, थिनिंग आउट और हेडिंग बैक, थिनिंग आउट और हेडिंग बैक, लेकिन मजा नहीं आएगा। थिनिंग आउट एंड हेडिंग बैक। थिनिंग आउट में लिखो, तुम्हें भी आ जाएगा भले, क्षणिक मजा तुम्हें आ जाएगा, क्षणिक, कम समय के लिए मजा आ जाएगा, लंबे समय के लिए नहीं आए। लिखो इसमें, थिनिंग आउट में लिखो, लिखो लिखो चयनात्मक, थिनिंग आउट में लिखो चयनात्मक रूप से, चयनात्मक रूप से शाखा को पूर्णतया काटना, चयनात्मक रूप से शाखा को पूर्णतया काटना, चयनात्मक रूप से शाखा को पूर्णतया काटना, यानी कि सेलेक्ट करके पूरी शाखा को काट देना। चयनात्मक रूप से शाखा को पूर्णतया काटना। हेडिंग बैक में लिखो, पौधे के शीर्ष भाग को काटना। हाँ, इसमें हेडिंग बैक में, हेड का मतलब है, इसमें वापस बोलूं, पौधे या शाखा के शीर्ष भाग को काटना है, एक ही बात, एक ही बात है, कोई बात नहीं, लिख दिया पहले तो कोई दिक्कत। पौधे या शाखा के शीर्ष भाग को काटना, ठीक है, पौधे या शाखा के शीर्ष भाग को काटना, हेडिंग बैक। डबल एम क्वेश्चन आ रखा, थिनिंग आउट किसे कहते हैं, ठीक है, जो ये इसी तरीके से प्रश्न तुम्हारे भी आते हैं, घबराते नहीं है। ओके गाइस, शाबाश। अब ऐसे लिखना जैसे लिखा हुआ बोर्ड। अब प्रूनिंग के उदाहरण लिख लो फटाफट। हाँ, एक तरीके से प्रूनिंग जिन जिन में फेमस है प्रूनिंग, वो हमने कर ली, बहुत खास है ना, आते रहते हैं प्रश्न, लिखा हो देखो कौन सी परीक्षा में आया प्रश्न, पीजी के अंदर आ रखा ही है, बहुत आता रहता है, प्री पीज। ओके, अच्छा अभी शुरू क्या किया तुमने? हाँ ये बताओ, मैं कैसे लगा सकता हूँ? यही होगा, इसको बोलते हैं वैक्सिंग। मोम को क्या बोलते हैं? इसका उद्देश्य होता है श्वसन और पासपोर्ट सर्जन की दर को रोकता है, उससे पौधे खराब नहीं होते फल। इससे क्या होती है, इससे क्या होती है, सेल्फ लाइफ बढ़ती है, सेल्फ लाइफ को बढ़ा, भंडारण क्षमता बढ़ती है, कई दिन तक खराब नहीं होते। ओके बेटा, बैकवर्ड लिखा है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, कम दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये जो माइक पहले चू चू बोलता था,
वो कहीं ना कहीं पिन ही खराब थी, सही नहीं? उस पिन खराब होने के चक्कर में धपा दिया उस, नहीं? सर अंजीर के पेड़ पर फल तो आते हैं लेकिन पकते नहीं। फल अभी नहीं पकेंगे, देखो अंजीर में फल पकते हैं बारिश के टाइम, ठीक है? तो उसका टाइम है, पकते हैं फल, क्यों नहीं पकेंगे, सब पक जाएंगे मस्त। हो बीए एमए हो गई है, आगे क्या करूं? बीएड करो, बीएड, और सुपरवाइजर की तैयारी तो कर ही रहो भाई। बीए एमए हो गई तो बीएड करो, और क्या? जो भी बीए के बाद में एमए करता वो डिस्टर्ब होता दिमाग से, तुमने कर रखी, हालांकि तुम डिस्टर्ब नहीं हो। बीए के बाद में एमए कौन करता? बीएड करनी चाहिए। बीए के बाद में डायरेक्ट एमए कौन करता? कोई नहीं करता, कुछ एक होते हैं विरले, नहीं? भाई बीए कर दिया आपने, तो बीए के बाद में तो आप लोगों को जो है, बीए के बाद तो बीएड करनी चाहिए। वो पहले, अभी नया नियम है ना, वो तो नया है। क्या था, क्या चला था वापस बताना? अगर बीएससी के बाद एमएससी कर लोगे तो फिर बीएड 1 साल की करनी पड़ेगी। वो तो शुरू में ही आपको फाइनल करना पड़ेगा, वो तो एक साथ ही होगा कोर्स। तो अगर आपने उसने बीएससी का वो होगा, अगर आपने अभी जो कंबाइंड नहीं चल रहा 4 साल वाला, वो उसमें है। अगर आपने 12वीं के बाद में बीए प्लस बीएड मिक्स कर ली तो फिर बाद में दिक्कत कम आती, यूं फिर तो बीएड होगी, फिर तो एमए की समस्या बाद में खत्म। तो अगर किसी व्यक्ति ने बीए प्लस बीएड साथ में कर ली 4 साल की, फिर तो वो रेट का सेकंड ग्रेड का पेपर तो दे ही पा रहा ना। अब पता नहीं एमएससी वालों का तुम क्या कह रहे हो। ऐसा है नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है अभी, लागू हुआ नहीं ना अभी। हाँ, तो ऐसा वो बात कह रहे थे। हाँ, नई शिक्षा नीति में है कई बातें, हमने वीडियो बनाए नया शिक्षा नीति पे, हमने डीन कमेटी पे तो हम लाइव आए थे, तो उसमें कई चीजें हैं। नई शिक्षा नीति सही है वैसे। चलो आगे बढ़ो, देख नहीं इतनी देर नहीं लिखते। सिट्रस के आगे लिखा दिसंबर जनवरी। अगर किसी ने 12वीं एग्रीकल्चर से कर रखी है और अगर उसके बीएससी एजी नहीं है ना, तो भी वो डब्ल्यू बन सकता है। इसलिए तुम गलत फहमी में मत रहो कि भाई के 12वीं के बाद में बीएससी एजी होगी तो ही वो डब्ल्यू बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप खाली 12वीं पास होना, आपने कुछ ही नहीं कर रखा आगे, तो भी आप डब्ल्यू प्रमोशन होगा, ठीक है? तो इससे कोई भी गलत फहमी नहीं रखे। बेंडिंग का आगे लिखा है बंकन। बेंडिंग यानी बंकन, शाखा को झुकाना। ऊपर वाली तीनों क्रियाओं का आगे उद्देश्य है पुष्पन और फलन को बढ़ाना। गर्डलिंग, गर्डलिंग, GIRDLING, गर्डलिंग। जल्दी लिखो बेटा। सर सॉन्ग सुना दो ना। तुम सॉन्ग सुना दो ना कह रहे हो, तुम कौन से कॉलेज में हो सॉन्ग सुनने वाले? कॉलेज कौन सा तुम्हारा? अभी कॉलेज में हो
कौन से हमारे स्टूडेंट के था पहले जो चले आगे। स्कर्टिंग में लाइन लिखनी है, फटाफट लिखो स्कर्टिंग में। स्कर्टिंग में लिखो फटाफट। तीनों का उद्देश्य सेम है, ठीक है। पुष्पन फलन को बढ़ाना, पुष्पन फलन को बढ़ाना, पुष्पन फलन को बढ़ाना। गुड। थर्ड नंबर है स्मजिंग। स्मजिंग का मतलब धुआं करना। स्कर्टिंग में लाइन लिखना है, सीधा लिख दो ऐसे, आम तो लिख ही दिया है, नीचे लिख दो नीचे लटकती हुई शाखाओं को काट। पौधे की नीचे लटकती हुई शाखाओं को काटना। पौधे की नीचे लटकती हुई शाखाओं को काटना। रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग शूट ऑफ प्लांट। पौधे की नीचे लटकती हुई शाखाओं को काटना, आम। फिर है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग में लिखो फिर। क्या लिखोगे? डी हॉर्निंग में लिखो भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटा। भीड़ भाड़ का मतलब ओवर क्राउडिंग। हाँ, रगड़ती हुई शाखाओं या भीड़ भाड़ लिख दो, कोई बात। रिमूवल ऑफ ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस। भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना। भीड़ भाड़ वाली शाखाओं को हटाना। चले आगे। पांच सेकेंड और। फिलीपींस देश का नाम है, फिलीपींस में करते हैं, खासकर ये धुआं करने का प्रक्रिया फिलीपींस में। धुआं करते हैं तो धुएं में इथाइलिन होता है, इथाइलिन। तो उससे क्या होता है? फ्रूटिंग इंड्यूस होती है। लिखो आगे नोचिंग एंड निकिंग। नोचिंग का मतलब है वनस्पतिक वृद्धि, उद्देश्य है वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना। उसका उद्देश्य होता है पुष्पन और फलन को बढ़ाना। हो गया? अब लिखोगे नया टॉपिक। नया टॉपिक लिखेंगे पादप वृद्धि नियामक। टॉपिक डालेंगे पादप वृद्धि नियामक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यहां तक डन?
टॉपिक डालेंगे नया बेटा, समास, पादप, पादप वृद्धि, पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक यानी कि प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, शॉर्टकट में बोलते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या कुछ केस में हम लिख लेंगे पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन जो होते हैं इनको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन को कहते हैं फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा था थीमन नामक वैज्ञानिक ने, थीमन ने, थीमन एक व्यक्ति का नाम है। पादप हार्मोन को, ये जनरल नॉलेज है तुम्हारे काम की नहीं, ऐसे लिख दिया मैंने, अब ध्यान से सुनेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम किन्हें कहते हैं, सुनो। पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के अंदर, इधर तो देखो रे क्या कर रहा, मैं तो कह रहा हूं उन्हें देखो। पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं या ऐसे रसायन होते हैं जो पौधे के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, उनको तो बोलते हैं प्लांट हार्मोन। पौधे के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर लैब में भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। पौधे के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन। बाकी वृद्धि नियामक जो होते हैं वो लैब में भी हम लोग संश्लेषित कर सकते हैं, कोई रसायन भी हो सकता है। तो पादप वृद्धि नियामक ऐसे हार्मोन या रसायन होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा के अंदर पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो प्लांट के अंदर जनरली सिंथेसाइज होते हैं, जनरली प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और एक जगह पे बन गए, वहां से पूरे पौधे के अंदर जाते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं बहुत कम मात्रा। तो पादप वृद्धि नियामक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पौधे की वृद्धि को, जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो मोटे मोटे पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं गाइस। एक तो वृद्धि को बढ़ाने वाले, कौन से होते हैं, वृद्धि बढ़ाने वाले। बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। क्या कहते हैं गाइस, ग्रोथ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स। और एक होते हैं वृद्धि को घटाने वाले, वृद्धि क्या कहते हैं, घटाने वाले को क्या कहेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्या कहते हैं गाइस, ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। यानी ये ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है घटाना। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीन। क्या क्या आएगा, एक तो इसमें आएगा बेटा ऑक्सीन, एक इसके अंदर आएगा जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, एक इसके अंदर आएगा जिब्रेलिन और एक इसके अंदर आएगा साइटोकाइनिन। क्या आएगा, साइटोकाइनिन आएगा साथियों, ध्यान रखना। तीन हो गए। इधर कौन कौन से आएंगे, हमसे कैसे मिलेंगे यार। एक इसके अंदर है एब्सिसिक एसिड। क्या है, एक तो इसमें आएगा एब्सिसिक एसिड और एक इसके अंदर आएगा इथाइलिन। क्या आएगा बेटा, तो ये इस तरीके से जो है इथाइलिन, ये दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी कई नए नए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की खोज हो चुकी, जैसे कि एक होता है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। क्या होता है, एक है जेस्फोनिक एसिड। क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इनके अलावा भी हैं, हमें पहले पता रहता था यही सदी का। जैसे एक हार्मोन की खोज होते होते 100 साल लगे। कितने लगे, कि कैसे काम करता है, कहाँ ये पौधे में कौन से भाग में बनता है, कैसे इसका ट्रांसलोकेशन होता है, कौन से जीन इसको कंट्रोल करते हैं, फला ढिंका धमाका, इस तरह की बातें। मैं आपको इस दिन वो बात नहीं बता रहा था क्या, एकांतर फलन वाली, कि भाई गेहूं का जो ड्वार्फ गेहूं बनाया है, हम बात करते हैं एक दिन कि नॉर्मन इबोर लोग ने उस जीन को कंट्रोल किया। वो सभी जीन इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कोई जीन पौधे की कौन सी वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, कोई किसको करते हैं। तो यहाँ पर मोटे मोटे हम कितने की बात कर रहे हैं, 5।
इसको बड़े स्तर पे तो पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी में, किसमें पढ़ते हैं, और हम आज पढ़ेंगे इसको हॉर्टिकल्चर के कुछ मेन काम है, उन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे। कोई एक्स्ट्रा बात है तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ बात ऐसी है कि अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को खेती में काम में ले रहे हो तो उसको ऑर्गेनिक खेती नहीं कह सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर रसायन कोई भी काम में नहीं आता है, ना तो कोई उसके अंदर फर्टिलाइजर काम में आता है। जनरली जो रासायनिक फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी वगैरह, उसके अंदर कोई कीटनाशक भी काम में नहीं आता, उसमें कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी काम में नहीं आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इनको भी हम लोग जनरली काम में नहीं लेते हैं। एक थोड़ा सा ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। 2 प्रकार के हैं, कोई भी आ सकता है। निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक जो है वो वृद्धि बढ़ाने वाला नहीं है? 3 ऑप्शन वो आगे, एक इसमें सारे। क्या बात, अभी अचानक छींक आई है, पहले मैं ठीक था। यहाँ पे क्या गर्मी होती है, खिड़कियां तुमने बंद कर रखी कबूतरों की जैसे। थोड़ी थोड़ी खिड़की तो खुलनी चाहिए ना, आवाज आती है, तुम डिस्टर्ब होते हो। थोड़ी थोड़ी तो खिड़की खोलो हल्की फुल्की, ताकि थोड़ा माहौल तो बिल्कुल गर्मा गर्म हो गया। अब सांस नहीं आ रही ना, ऐसा नहीं है शहीद हो जाओ, सांस तो आ जाए कम से कम, ऐसा काम करो। डन। सर वृद्धि घटाएंगे थोड़ी है, वृद्धि तो रोकते हैं सर। आप वृद्धि घटाने का मतलब वृद्धि रोकने वाले यूं कह सकते, वृद्धि घटाने वाले या वृद्धि रोकने वाले, ठीक है। आप वृद्धि घट तो नहीं सकती, बात तो तुम्हारी सत्य है कि पौधा एक बार बड़ा हो गया तो उसको छोटा तो करने से नहीं, सही है। तो वृद्धि रोकने वाले या वृद्धि घटाने वाले, रोकने कर दो इसको बोले। मैंने ना हिंदी वाले, अपनी भाषा बहुत प्यारी है अपनी हिंदी, तो इनहिबिटर लिखने से समझ जाते हैं वृद्धि रोकने वाले, ठीक है। ऐसे लिख दो, ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। सर पशुपालन की क्लास कब लगेगी? पहले पशुपालन पढ़ लो तुम। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिक एसिड है, क्या कह रहे हैं? जिब्रेलिन ही तो लिखा है। G3 नहीं, G3 वो तो पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना। G3 है जिब्रेलिक एसिड। G3 बोलते नहीं है सर, जिब्रेलिक एसिड काफी सारे हैं प्लांट के अंदर, लगभग 130 प्रकार के जिब्रेलिक एसिड की खोज होगी अभी तक। G1 2 3 4 5 130, Ga130 तक। तो G3 ज्यादा काम में आता है। जो सबसे एक्टिव फॉर्म है जो जनरली काम में आती है वो G3 है, इसलिए मैंने यहाँ जिब्रेलिन लिख दिया सीधा ही, क्योंकि जिब्रेलिन के अंदर बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? अब पहला हम पढ़ने की कोशिश में है, उसका नाम है ऑक्सीन। क्या है गाइस? पहला पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीन। ऑक्सीन इन सब की खोज हुई थी, उन सब बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी इनकी हिस्ट्री रहती है, अपने सिलेबस का हिस्सा भी नहीं वो। इसकी खोज का जो श्रेय जाता है ऑक्सीन का। ऑक्सीन पहला प्लांट हार्मोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन, पहला पादप हार्मोन है। इसकी खोज करी थी F.W. वेंट ने।
किसने करी थी गाइस? एफडब्ल्यू वेंट को जो है इसके खोज का श्रेय जाता है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने जो है इससे पहले एक प्रयोग किया था, बॉयसन जेनसन। किसने किया था? बॉयसन जेनसन ने प्रयोग किया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट था, पाल नाम था उसका, क्या था? PAAL, पाल। इसके बाद में जो काम किया था फ्रिज वेंट ने किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने। तो कई प्रकार के प्रयोग हुए और बाद में ये पता चला कि यार ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीजन है। पौधे के अंदर ये बातें ऑक्सीजन के कारण हो रही है। तो वो पूरी इसकी जो है हिस्ट्री रही थी। पौधे के अंदर ऑक्सीजन बनने से पहले एक कंपाउंड बनता है, उसको हम पूर्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वक कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन बनेगा उससे पहले प्लांट में उसका पूर्वक बनेगा, उसको कहते हैं ट्रिप्टोफेन। क्या कहते हैं? तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन का पूर्वक है ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड। क्या है गाइस? ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड। और ट्रिप्टोफेन के संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? जिंक आवश्यक। मैं वापस बता रहा हूँ, ऑक्सीजन जो होता है उसका पूर्वक पौधे में कौन सा बनता है? ट्रिप्टोफेन। और ट्रिप्टोफेन के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है? जिंक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है दो प्रकार का है। कितने प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं? दो प्रकार के ऑक्सीजन है, प्राकृतिक और कृत्रिम। क्या है गाइस? एक तो प्राकृतिक ऑक्सीजन जो पौधे के अंदर बनता है, और बाकी वैसे ही ऑक्सीजन जो है हमने लैब के अंदर जो है संश्लेषित कर लिए हैं, उनको हम कृत्रिम कहते हैं या संश्लेषित कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम ऑक्सीजन या संश्लेषित। तो प्राकृतिक में तो एक ही है मेन, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? अच्छा, कृत्रिम के अंदर है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4,5-T। ये सारे के सारे कैसे हैं? कृत्रिम और संश्लेषित। बस ये लिखना आपने लास्ट, ये लास्ट है, 10-20 सेकंड में लिख लो इसको। क्या लिखो जो तुम्हें पता है? मैं बताऊं वैसे लिखना है। पहला लिख लो ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की खोज किसने की? एफडब्ल्यू वेंट। और इसका पूर्वक कौन सा है? ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल होता है, वो इसका पूर्वक है। और उसके लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? लिखो जिंक आवश्यक। देखो ना, देखो जिंक पूरी लाइन लिखना। एक्चुअली क्या छोटी मोटी चीजें बहुत सारी आएगी, तो सब तो मैं लिखा नहीं सकता क्योंकि काफी बात है। मैं ऑक्सीजन इन पूरे हार्मोन में अपने आप को कंट्रोल करते हुए चलूँ, क्योंकि अभी मैं ऊपर वापस ऊपर वाली क्लास में जा रहा हूँ, उसमें मैं हार्मोन ही पढ़ाऊंगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे नहीं अब, सही नहीं? और वो सब अगर तुम्हें बताने लगे तो कई बाजे बजेंगे फिर कि वो अंग्रेजी में होती वो क्लास, ऊपर वाले इंग्लिश मीडियम है। पीजी का तो इंग्लिश मीडियम ही है, तो उसकी हिंदी होती नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो प्रश्न आएंगे एग्जाम मैं जो कह रहा हूँ वो प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। पूरे कोर्स के दौरान जो भी मैं पढ़ाऊंगा वही से एग्जाम में आएगा, अपवाद को छोड़ते हुए। ये मैं बाद में सब वापस लिखाऊंगा फुल फॉर्म। कल मैं फुल फॉर्म वापस लिखाऊंगा, एक एक करके पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 5 हो गए अपने। क्या लिख लिया आप लोग? हमने कुछ पढ़ा अभी तक? कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तब तक छूट रहा है तो लिखते रहो। दस तारीख है क्या आज? क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक?